गौतम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो अपनी क्लास होगी वो होगी अरब सागरीय अपवाह तंत्र, क्योंकि हमने आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो है वो क्लासें पूरी कर ली हैं। और आज देखते हैं हमें अरब सागरीय अपवाह तंत्र कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी जो है अरब सागर की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र इसको हमें दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में क्या, एक तो वो है यानी वो नदियाँ जो अपना पानी जो है गुजरात का जो क्षेत्र है कच्छ कारण, कच्छ कारण, ठीक है, तो इस क्षेत्र में ले जाती है। एक तरफ वो नदियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं, खंबात की खाड़ी। ठीक है, यानी अपने जो अरब सागर में बहने वाली या जाने वाली चार नदियां हैं, जो दो तो जाती हैं कच्छ केरन में और दो अपना पानी गिरते हैं खंबात की खाड़ी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंबात की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। ठीक है, खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं माही नदी कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में, क्योंकि ये दोनों कच्छ कारण और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही भाग है। ठीक है, तो यानी माही नदी, माही नदी सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, माही नदी जो है इसके उपनाम जैसे हम कहते हैं, तो एक तो कहते हैं इसे दक्षिण की गंगा यानी दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, क्योंकि राजस्थान के एकदम दक्षिण में होने के कारण। दूसरा है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो वागड़ की गंगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये बहती है उस क्षेत्र को वागड़ नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम हैं। तो अब निकालते हैं हम नदी, यानी कि नदी की धार, धार का मतलब मध्य प्रदेश में एक धार जिला है। ठीक है, तो वो धार जिला इस साइड में है, तो यहाँ से हम एक धार निकालते हैं। ठीक है, वो धार आ गई अपने यहाँ राजस्थान में, कौन सा जिला है ये अंत में, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। गांव का नाम है खंदू, खंदू, बांसवाड़ा। ठीक है, ये इस नदी का हो गया प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। ठीक है, खंदू गांव, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, यानी और इसका उद्गम स्थल जो है यहाँ पर एक झील है। ठीक है, उस झील का नाम है मेहंद। ठीक है, मेहंद है धार जिले में, धार जो है वो एमपी में है। ठीक है, यानी उद्गम स्थल अगर हम बात करें इसका, उद्गम मेहंद झील। अगर जिले की बात पूछे तो धार। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के खंदू गांव में बांसवाड़ा जिले में ये प्रवेश करती है। इससे आगे जब राजस्थान में ये प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा से आगे होती हुई ये फिर क्या है, यहाँ पर इधर है प्रतापगढ़ जिला, कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, कभी प्रतापगढ़, कभी बांसवाड़ा, ऐसे। और फिर आगे जाता है अपने इधर डूंगरपुर जिला, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, इनकी सीमा पर बहती हुई और ये गुजरात की तरफ चली जाती है। तो यानी कहने का मतलब इसकी जो आकृति हो गई वो उल्टे यू आकार की हो गई। ठीक है, आकृति की अगर हम बात करें, ठीक है, उल्टा यू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम उल्टा यू, उल्टा यू। ठीक है, इसकी आकृति की अगर बात करें तो उल्टे यू की आकृति होगी। अब इसकी
आगे विशेषता की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण में 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 3 मिनट में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह माही नदी है। ठीक है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कर्क रेखा को, ठीक है, 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है, वो भी आपकी माही है। ठीक है, ये तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो अगर हम बात करें मकर रेखा की, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पापो। उस नदी का नाम है लिम्पापो, लिम्पापो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा, इसको 2 बार काटने वाले जो है वो हम उसको जायरे बोलते हैं। 2 नाम उसके, जायरे या फिर कांगो। ठीक है, ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि यानी माही नदी जो है वो अपने कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पापो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो जायरे नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रमुख नदियाँ जो रेखाओं को 2-2 बार काटती है, उनमें से अपने राजस्थान की भी एक महत्वपूर्ण नदी है माही नदी, जो इसको 2 बार काटती है। अब आगे देखते हैं कि इसकी विशेषता या इसके ऊपर कौन कौन से बांध बंधे हुए हैं या कौन कौन से इसके ऊपर स्थान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ही ये अपने बांसवाड़ा ज़िले में खांदू गांव में प्रवेश करती है, तो खांदू गांव में बांसवाड़ा के अंदर ही यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक बांध है। ठीक है, इस नदी के ऊपर, इस बांध का नाम है जमनालाल बजाज, या बजाज भी लिख सकते हो आप, जमनालाल। बजाज सागर। ठीक है, या सीधा बजाज सागर भी बोल सकते हो, वैसे पूरा नाम जमनालाल बजाज सागर बांध है। ठीक है, इस नदी पे बना हुआ ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा। और राजस्थान में अगर हम बांधों की बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ठीक है, ये अपने राज्य का या राजस्थान का, हम कहें राजस्थान का सबसे लंबा, लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा बांध। ठीक है, अगर इसके बांध की हम लंबाई की बात करें तो 2109 मीटर लंबा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना कि कितनी इसकी लंबाई है। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो किस स्थान के ऊपर है, ठीक है, तो स्थान जो है बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा एक स्थान है, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर, ठीक है, ये स्थान है। तो यहाँ पर है ये जमनालाल बजाज जो है या बजाज सागर बांध जो है उसका निर्माण किया गया है। अब इससे आगे एक तो बांध ये हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ पर आती है, यहाँ गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बांध और बना हुआ है, ठीक है, उस बांध का नाम है कडाना बांध, कडाना बांध। अब देखो कडाना बांध और बजाज सागर बांध, ये जो 2 बांध हैं, इन बांधों में क्या है कि राजस्थान और गुजरात, क्योंकि ये गुजरात में आ गया कडाना बांध, ठीक है, तो इनमें क्या है कि जो लागत का जो हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान प्लस गुजरात, ठीक है, यानी लागत का जो हिस्सा आता है वो यानी गुजरात का कितना हिस्सा है और राजस्थान का कितना है। ठीक है, लागत में गुजरात जो है वो 55% और अनुपात 45 राजस्थान का, मतलब है
55% हिस्सा लागत जो है गुजरात की आती है और 45% जो है राजस्थान की। और इसके ऊपर जो भी विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, विद्युत उत्पादन का ठीक है 100% हिस्सा, ठीक है, यानी कंप्लीट पूरा का पूरा हिस्सा विद्युत उत्पादन का 100% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का। इस बात को ध्यान रखना कि बांध, हालांकि वो कडाना बांध जो है वो कहाँ है? यहाँ यानी गुजरात के अंदर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन इसमें विद्युत उत्पादन का जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। अब क्या करते हैं, ये दो बांध हो गए, इसके ऊपर दोनों बांधों के बाद, ठीक है, ये बजाज सागर बांध जैसे, अब इसके ऊपर क्या है कि कुछ अन्य नदियां जो इसकी सहायक नदियां जो इसके साथ साथ में, ठीक है। अब क्या है, एक ये अपना प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है आकर के वो यहाँ डूंगरपुर है, ठीक है, डूंगरपुर में मिल जाती है इसे माही नदी में। इस नदी का नाम है जाखम। ये जाखम नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थल है भंवर माता की पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ इस जिले से इस नदी का उद्गम होता है। अब ये नदी जहाँ ये मिलती है, ठीक है, इस स्थान पर आकर के मिल गई। और एक नदी उदयपुर से, यानी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ, एक नदी यहाँ से आती है उदयपुर के बिच्छामेड़ पहाड़ियाँ से, ये आकर के यहीं इसमें थोड़ा सा पहले, ठीक है, यहाँ मिल जाती है, किसमें? जाखम में। इस नदी का नाम है, ये है सोम नदी, सोम नदी, ठीक है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। अब ये दोनों जो नदियां मिलती हैं आपस में, यानी कि सोम, इधर से सोम आ गई और इधर से जाखम आ गई, और ये जो यहाँ पर मिलती है इसको हम कहते हैं बेणेश्वर धाम, ठीक है, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, ठीक है, यानी बेणेश्वर धाम जो है तीन नदियों का यहाँ पर संगम है, ठीक है। और इन तीनों नदियों का संगम बताएंगे कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कैसे आकर के मिलती है, ठीक है, सोम, माही और जाखम। त्रिवेणी संगम, ठीक है, त्रिवेणी संगम। स्थान का अगर नाम कहें हम कि ये बेणेश्वर धाम है, उसका स्थान कौन सा है? नवाट्टापुरा, नवाट्टापुरा, यहीं पर आपका ये बेणेश्वर धाम है, ठीक है, बेणेश्वर धाम। ठीक है, हम कहें बेणेश्वर धाम को, इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, कि आदिवासी जो लोग हैं वो अपना यहाँ पर इसको अपना कुंभ मानते हैं, यानी कि स्नान करते हैं या अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ नाम से जाना जाता है बेणेश्वर धाम, जो नवाट्टापुरा और डूंगरपुर जिले में है, ठीक है। किस जिले में है? ये डूंगरपुर में है, यहाँ पे डूंगरपुर में। अगर पूछा जाए कि बेणेश्वर धाम किस स्थान पर है, तो यानी वो स्थान का नाम है नवाट्टापुरा, किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो तीन नदियाँ होंगी, सोम एक तो, प्लस जाखम, प्लस माही, ठीक है। इन तीनों नदियों को आप याद रखना। अब क्या है, इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलें इस नदी में, इससे तो यहाँ पर क्या है कि एक स्थान और है, ठीक है,
यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर ही, ठीक है। ये जो स्थान है, ठीक है, इसका स्थान का नाम है गलियाकोट। गलियाकोट। अब गलियाकोट जो है यहाँ पर क्या, एक नदी तो इधर जालोर की पहाड़ियों से आती है, इस नदी का नाम है मोरेल, ठीक है। और एक इधर से आती है अपने बांसवाड़ा से निकलती है, ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है। कहाँ, गलियाकोट में। इस नदी का नाम है अयास, ठीक है। ये दूसरा संगम हो गया, यानी कहने का मतलब है दूसरा संगम। पहला संगम तो ये हो गया त्रिवेणी संगम, ठीक है। अब दूसरा संगम है कि इस नदी के ऊपर दो संगम है, वो कौन कौन से संगम है। दूसरा संगम, सेकंड, ठीक है, त्रिवेणी संगम। कौन सा हो गया, गलियाकोट में, गलियाकोट, ठीक है। ये भी आपका किस जिले में है, डूंगरपुर में, ठीक है। कौन कौन सी नदियों का संगम है, एक तो आ गई आपकी मोरेल, ठीक है। एक आपके बीच से जो जाती है वो माही, ठीक है। एक बांसवाड़ा जिले से निकल के आती है अयास। इन तीनों नदियों का संगम है। अब क्या है, किस संप्रदाय की ये प्रधान पीठ मानी जाती है, यानी प्रधान पीठ की अगर हम बात करें तो ये बोहरा संप्रदाय, ठीक है, बोहरा संप्रदाय, ठीक है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये। याद रखना कि यानी कि दो संगम हैं इस नदी पर, कौन कौन से, एक तो हो गया अपना ये गलियाकोट वाला और एक बेणेश्वर यानी आदिवासियों का कुंभ, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्षेत्रों को किस किस भागों के किस भाग को किस नाम से हम जानते हैं। तो यानी अलग अलग क्षेत्र के भाग जो हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्रों को हम किस भाग से जानते हैं या किस नाम से हम जानते हैं। अब देखते हैं, अब देखो इधर तो अपना बांसवाड़ा जिला है, इधर है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, ठीक है। और इधर है ये अपना बांसवाड़ा, ठीक है। और इधर है ये डूंगरपुर, अब देखो तीनों जिलों की सीमा याद रखनी है, ठीक है। ये बीच में तो है अपना बांसवाड़ा जिला, एक साइड में है प्रतापगढ़, इधर है ये डूंगरपुर जिला। अब क्या है कि ये नदी जब जैसी आती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कभी क्या है कि प्रतापगढ़ की तरफ जाती है तो कभी क्या है ये बांसवाड़े की तरफ, इसके बीच के क्षेत्र को, ठीक है, यानी दोनों तरफ के जो क्षेत्र है इसको हम जानते हैं कांठल के नाम से, कांठल, ठीक है। कि प्रश्न आ जाए कि कांठल क्षेत्र कौन सा है, किन जिलों के बीच में है, तो प्रश्न आ जाए कि मान लो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है जहाँ पर माही नदी बहती है उस क्षेत्र को हमें कांठल नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जब ये इधर आती है, ठीक है, डूंगरपुर की तरफ, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र बीच का ये भाग है, क्योंकि ये नदी जो है कभी बांसवाड़ा की तरफ जाती है तो कभी डूंगरपुर की तरफ, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हमें बांगड़ या मेवल, ठीक है,
या तो बांगड़ या फिर क्या है कि मेवल नाम से जानते हैं कि मेवल क्षेत्र या बांगड़ क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी इधर तो प्रतापगढ़ वाला हिस्सा हो गया और इधर जो है डूंगरपुर वाला हिस्सा हो गया। डूंगरपुर वाला हिस्से को जो है बांगड़ नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए इसको बांगड़ की गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान में होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यानी ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है कि क्षेत्र के हिसाब से ही, क्योंकि बांगड़ क्षेत्र है तो इसलिए बांगड़ की गंगा कहते हैं, इधर कंठ लगा क्षेत्र है तो इसे कंठ लगी गंगा कहते हैं, और इस क्षेत्र में के आदिवासी ज़्यादा रहते हैं तो आदिवासियों की गंगा कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान के एकदम दक्षिण में है तो इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये नदी आखिर में जाकर के कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो यानी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की अपनी ये पहली नदी जो है वो कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि दूसरी नदी, कि इसके साथ में ही एक और नदी है जो कि हमें इस तरफ यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है ले जाएंगे, या बंगाल की खाड़ी में वो अपना पानी जो है वो ले जा करके उड़ेलती है। एक इसके बाद देखते हैं हम साबरमती, ठीक है, क्योंकि सोम उसमें आ गई, सोमाई जखम आ गई। अब अगली नदी जो होती है वो साबरमती, साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती जो नदी है इसका अपने राजस्थान से इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में गुजरात की तरफ है चली जाती है, ठीक है। तो साबरमती जो नदी है, ठीक है, तो वो अपने क्या है कि ये अपना ज़िला है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर ज़िले से निकलती है, ठीक है। और उदयपुर ज़िले में इसमें कुछ एक तो इधर से एक धारा निकलती है, एक धारा इधर से आकर के मिल जाती है, ठीक है। इस धारा को हम वाक्कल नाम से जानते हैं, वाक्कल, ठीक है। ये जो धारा है वो सेई नाम से, सेई, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से अब दोनों धाराएं जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर जाकर के ये साबरमती नदी कहलाती है, साबरमती, ठीक है। अब क्या है कि उदयपुर से यहाँ पर यानी सेई नदी का एक ही महत्व है कि सेई नदी से बांध बना करके हमने क्या है कि जो जवाई बांध है, ठीक है, अपने पाली ज़िले में सुमेरपुर में, तो यहाँ से सुरंग बना करके और जवाई बांध को जोड़ा गया है इससे, ठीक है। ये जवाई बांध है आपका, जवाई बांध, ठीक है, जवाई नदी पर है, ठीक है। और इसको क्या है कि सेई नदी की सुरंग से जोड़ा गया है, क्योंकि जवाई बांध जो है उसमें पानी की कमी होने के कारण क्या है कि सेई बांध से या फिर क्या कि सेई नदी से सुरंग बना करके इसको जोड़ा गया है। इसका मतलब इतना ही महत्व है। और साबरमती जो है मुख्य रूप से गुजरात की नदी है, किसकी है, गुजरात की, ठीक है। तो और ये आगे जाकर के कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो ये खंबात की खाड़ी दो की ओर जाने वाले दो नदियां थी, एक तो माही नदी और एक साबरमती। माही नदी का अपने क्षेत्र में कुछ महत्व था, लेकिन इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। मात्र सेई जो नदी है या सेई जो परियोजना है उससे क्या है कि सुरंग के माध्यम से जवाई बांध तक हम पानी ले जाते हैं या इतना ही पानी इसका काम में लेते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि सर क्या इस नदी के पानी को हम काम में क्यों नहीं ले सकते? इसका कारण है कि पहले हमने पढ़ा था कि जो माही नदी के ऊपर कडाना बांध था, तो उस समझौते के मुताबिक उसकी जितनी भी यानी उत्पादन था वो सारा का सारा हम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, उस समझौते के तहत दो ऐसी नदियां हैं जिनका पानी हम काम में नहीं ले सकते। ये मात्र सिंचाई के लिए नहीं, ये सिर्फ पेयजल के लिए है। सेई से जो पानी जाता है जवाई बांध में वो सिर्फ पीने के लिए। एक आपकी जो पश्चिमी बनास नदी है उसका पानी भी हम काम में नहीं ले सकते, क्यों, उस समझौते के तहत, ठीक है। तो ये आपकी यानी खंबात की खाड़ी की ओर जाने वाली अरब सागरीय तंत्र की दो नदियाँ आपकी कंप्लीट होती हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, माही जैसी ही तीसरी महत्वपूर्ण नदी है अपने राजस्थान की, जो अरब सागर की तरफ अपना पानी ले जाती है, ठीक है। और अरब सागर में ही वो यानी दो नदियाँ तो मैंने बताई कि खंबात की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है। अब दो ऐसी नदियाँ हैं जो कच्छ के रण में अपना पानी ले जाती है, यानी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती हैं। तो अब देखते हैं मैं माही के बाद है मुख्य जो नदी है, ठीक है, जो अपने राजस्थान के हम कहें कि 6 जिलों में बहती है, क्योंकि 3 ऐसी नदियाँ थी जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, उसमें तीसरी लूणी नदी आती है, ठीक है, लूणी नदी, ठीक है। अब देखते हैं लूणी नदी। अब लूणी नदी जो है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ जाकर के वो विलुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है? ये है अपना अजमेर ज़िला, ठीक है, ये अजमेर ज़िला है अपना। अजमेर में ये तो हो गई आपकी नाग पहाड़ी, ठीक है, ध्यान से सुनना,
कि दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ, ये हो गई आपकी पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की। अब देखो एक धारा तो निकलती है नाग पहाड़ से, ठीक है, और एक धारा निकलती है पुष्कर के पहाड़ से। ये दोनों यहाँ अजमेर के अंदर ही, ठीक है, अजमेर के अंदर ही ये धाराएं जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। इस धारा का तो नाम है नाग पहाड़ से निकलने वाली सागरमती, सागरमती। ये जो पुष्कर से जो धारा निकलती है इसका नाम है सरस्वती, ठीक है। याद रखना कि यानी नाग पहाड़ से जो धारा निकलती है उसको हम सागरमती नाम से जानते हैं, और जो पुष्कर की पहाड़ी से निकलती है उसको हम सरस्वती नाम से। अब ये दोनों धाराएं इस स्थान पर मिलती हैं, ठीक है। किस स्थान पर मिलती हैं ये? यहाँ ये जो स्थान है यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं। इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़, ठीक है। अब देखो गोविंदगढ़ से आगे अभी तक लूणी नदी जो है उसके दो धाराएं हैं। लूणी नदी अभी नाम नहीं रखा गया, इसका नामकरण नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये जाती है, ये नागौर जिला है, ठीक है, और नागौर से फिर ये जोधपुर जिले में आती है, जोधपुर जिले से फिर पाली में आती है, पाली से फिर क्या है कि ये बाड़मेर में जाती है, बाड़मेर से फिर होती हुई जालौर में, और जालौर से फिर क्या है गुजरात में कच्छ की रण में ये नदी चली जाती है, ठीक है। अब ये आपकी लूणी नदी है, ठीक है, ये हो गई लूणी। कहने का मतलब है कि गोविंदगढ़ से आगे इसको लूणी नदी के नाम से जाना जाता है, उससे पहले लूणी नदी नहीं है। हम कहें कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कि दो स्थानों से, यह नाग की पहाड़ी और पुष्कर की पहाड़ियों से होता है, और दो धाराओं के रूप में सागरमती और सरस्वती, ठीक है। अब देखो इसके बहाव के क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बहाव क्षेत्र? बहाव क्षेत्र, ठीक है, इसमें 6 जिले आते हैं। सबसे पहले ये नागौर से निकलती है, अजमेर से निकलती है, अजमेर, एक तो अजमेर हो गया आपका, अजमेर के बाद ये आती है नागौर, ठीक है, और नागौर के बाद ये कहाँ जाती है? जोधपुर में, जोधपुर, ठीक है, और जोधपुर के बाद फिर आती है ये पाली में, ठीक है, पाली के बाद फिर ये जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद आखिर में जाती है ये जालौर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 6 जिलों में बहने वाली राजस्थान की ये तीसरी नदी है, हम कहें पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, इन 6 जिलों में बहती है। अब क्या है, इस नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, ठीक है, तो उन बांधों की भी हम जानकारी ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक तो अपना ये जोधपुर जिला है, ठीक है, ये है जोधपुर जिला, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है, हाँ, तो ये जो बांध है जोधपुर जिले में है ये, ठीक है। इस बांध का जो नाम है वो जसवंत सागर बांध बोल दो, जसवंत सागर, या पिचियाक, पिचियाक बांध, ठीक है। यानी कि पहला बांध जो है जोधपुर जिले में पिचियाक बांध भी बोलते हैं, या फिर हम कहें जसवंत सागर बांध भी बोलते हैं, ठीक है, और ये जोधपुर जिले में है। एक बांध तो ये है, ठीक है। दूसरा बांध आता है अपना बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर कुछ पहाड़ी या कुछ स्थानों के नाम सुने होंगे आपने, नाकोड़ा, ठीक है, ये बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर है नाकोड़ा स्थान का नाम है, तो यहाँ पर नाकोड़ा बांध बना दिया गया है, नाकोड़ा बांध, ठीक है। नाकोड़ा बांध जो है वो यहाँ अपने बाड़मेर में, याद रखना बाड़मेर है ये, ठीक है। अब क्या है, ये जालौर का क्षेत्र आ गया। जालौर में इस नदी को क्या है कि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ठीक है, इसके बहाव क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों में लूणी बेसिन या अन्य क्षेत्रों से नाम से जाना जाता है, लूणी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका ये जो बहाव क्षेत्र है यहाँ पर या तो हम कहें रेल, ठीक है, या हम कहें नेड़ा, और कहीं कहीं नेहड़ा भी लिखा होता है, नेहड़ा,
यानी जालोर में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रेल, नेड़ा या नेहड़ा। ठीक है, इस नाम से जालोर क्षेत्र में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें कि इसकी जो सहायक नदियां हैं कि ऐसी कौन कौन सी इसकी जो सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ से वो आकर के मिलती हैं, इस नदी में कहाँ पर आकर के उन नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, याद रखना कि कहाँ से ये नदी का इसका उद्गम होता है और कहाँ पर ये आगे विलीन होती है। अब देखते हैं इसमें मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, हाँ, बांध भी आप याद रखना, ये तो जोधपुर वाला और ये बाड़मेर वाला। ठीक है, अब क्या है, एक नदी जो है वो नागौर से आती है। ठीक है, ये अपना नागौर जिला है, यहाँ से एक नदी आती है, वो आकर के इसमें यहाँ मिल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है ये नागौर का एक पोटलू गांव है। ठीक है, पोटलू नागौर। ठीक है, और ये मैदानी भाग है यहाँ का, ये भाग जो है मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र बोल दो या भाग बोल दो। कहने का मतलब है लूनी नदी में उत्तर से, उत्तर दिशा की ओर से आकर मिलने वाली नदी जो है वो नदी है जोजड़ी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर से आकर के मिलने वाली जोजड़ी नदी है, और वो भी कि मैदानी भागों से आती है। ठीक है, मैदानी भागों से आने वाली ही मात्र एक नदी है, वो भी जोजड़ी। इस नदी के ऊपर कोई बांध नहीं बना हुआ है। ठीक है, यानी कोई बांध नहीं है, ये जब बरसात होती है मात्र, यानी पूर्णतः बरसात के ऊपर ही रह रही है नदी। ठीक है, यानी बरसाती नदी है, यानी पूर्णतः बरसात पर निर्भर है। जब बरसात होती है इन मैदानी क्षेत्रों में तो ये ढलान के तरफ है बह जाती है, यानी इस तरफ इसका ढलान है और यहाँ पर ये नदी इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गई जोजड़ी। अब क्या है कि ये अपना पाली जिला है। ठीक है, पाली से एक नदी आकर के यहाँ मिल जाती है इसमें, ये पाली का क्षेत्र है। ठीक है, इसे बोलते हैं हमें हेमावास गांव, हेमावास। ठीक है, गांव। ठीक है, तो यहाँ से यानी ये जो नदी निकलती है, ठीक है, इसके ऊपर एक हेमावास बांध भी बनाया गया है यहाँ। ठीक है, हेमावास बांध भी है। ठीक है, फिर एक नदी और, यानी 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। ठीक है, एक नदी और आ गई यहाँ से, एक नदी आकर के फिर एक और मिल गई, एक जालोर से आ गई फिर एक। ठीक है, ये जालोर का जो क्षेत्र है, जालोर की पहाड़ियाँ, जालोर की पहाड़ी से। ठीक है, इस नदी का नाम है खारी। इस नदी पे भी कोई बांध नहीं बना हुआ है। ठीक है, और ये जो नदी है ये जवाई नदी है, जवाई नदी। ठीक है, ये गोरैया पहाड़ी से निकलती है, गोरैया पहाड़ी से। ठीक है, पाली जिले से, क्योंकि इनको हम सबको पाली से निकाला है। ठीक है, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, इस नदी पे एक बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बांध? जवाई नदी पर जवाई बांध। ठीक है, जवाई बांध। इस बांध की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि जवाई बांध को किस सुरंग से जोड़ा गया, ये पहले बताए थे ने कि सेई सुरंग से। ठीक है, सेई सुरंग से जोड़ा गया इस बांध को, सेई सुरंग से। इसमें यानी पानी की जब कमी आ जाती है तो सेई सुरंग से पानी ला करके इसमें डाला जाता है। एक है कि पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर इस नाम से इसको जानते हैं, या हम कहें कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अगर बांध की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, जवाई बांध ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी है सुकड़ी। ठीक है, ये सुकड़ी नदी है।
ये नदी होगी आपकी सूकड़ी। सूकड़ी नदी है। सूकड़ी नदी के ऊपर भी एक बांध बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सूकड़ी नदी पर जो बांध बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार। ले लिया। तो सूकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध बना हुआ है, बांकड़ी बांध, ठीक है जी हाँ। ये इसकी प्रमुख है सहायक नदियां हो गई, यानी इधर खारी हो गई, जवाई हो गई, सूकड़ी हो गई और ये हो गई क्या नाम, जोजड़ी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, और ये नदियाँ जो हैं अपना पानी जो है क्षेत्र में, यानी कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी की तरफ कच्छ के रण में ले जाती है, ठीक है। वो तो पहले वाली जो नदियाँ थे वो खंबात की खाड़ी में, ये कच्छ के रण में, कच्छ का रण, यहाँ जा कर के ये समाप्त हो जाती है। तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी। और इसके ऊपर क्या है कि कुछ क्षेत्र हैं, एक तो बाड़मेर के अंदर बालोतरा स्थान है, ठीक है, इसकी यहाँ भी एक विशेषता है, ये बालोतरा है। इसको अरे मिटा, अब देखते हैं हम बालोतरा। ये यहाँ पर एक बालोतरा नामक स्थान है, ठीक है, यानी बालोतरा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बालोतरा, जो बालोतरा है वह बाड़मेर में है, पता है आपको, बाड़मेर। यहाँ पर क्या है कि बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है, यानी इससे इधर इस साइड में पानी इसका मीठा है, ठीक है, मीठा पानी, ठीक है। अगर हम बात करें इसके विपरीत चले जाएं, यानी बालोतरा से आगे अगर हम निकल गए तो इस नदी का पानी जो आता है वो खारा हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब आधी खारी और आधी मीठी की नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? लूणी नदी, क्योंकि बालोतरा तक तो इसका पानी नहीं, अजमेर के नागपाड़ से जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा और बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। इस खारापन का कारण क्या है कि बालोतरा जो स्थान है, ठीक है, इस बालोतरा के अंदर क्या है कि जैसे कपड़ा रंगाई उद्योग, कपड़ा रंगाई, ठीक है, या हम कहें जो एक तो मिलर प्रिंट, ठीक है, मिलर प्रिंट, एक कहें हम अजरक प्रिंट, ठीक है, ये इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं, ठीक है। कहने का मतलब कपड़ा उद्योग की कुछ इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं और इन इकाइयों का कचरा जो है वो इसमें डाल दिया जाता है, यानी रासायनिक, वो इनका जो रासायनिक होता है, ठीक है, रासायनिक के मिलने के कारण, नदी में मिलने के कारण है, नदी में या बहाने के कारण, बहाने के कारण पानी जो है वो खारा हो जाता है, ठीक है। यानी इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इससे आगे इसका पानी खारा क्यों होता है, क्योंकि जो बालोतरा जो क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है, कुछ कपड़ा उद्योग या हम कहें जो नमक उद्योग की फैक्ट्री हैं या कपड़े की जो प्रिंट की छपाई का कार्य है, तो उसका जो कचरा होता है, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो इस नदी में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से आगे इसका पानी खारा हो जाता है। पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर जिप्सम की मात्रा अधिक है, ठीक है, और जिप्सम की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है कि उसमें खारापन की मात्रा है और वो खारापन जो है इस नदी के अंदर मिल जाता है। ये दो मुख्य कारण है कि इस नदी का आधा खारा और आधा मीठा पानी क्यों है, इसकी विशेषता है, ठीक है। तो ये अपनी लूणी नदी जो है वो कंप्लीट होती है। अब एकमात्र एक नदी बची है पश्चिमी बनास, जिसका कि अपने राजस्थान के लिए कोई महत्व नहीं है, जो बात मैंने पहले बताई, लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या है कि अपना अरब सागरीय अपवा तंत्र या हम कहें अपने राजस्थान को जो अपवा तंत्र है वो अपनी क्लास जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब राजस्थान का अपवा तंत्र, ठीक है। तो अब जो अंतिम नदी बची है अरब सागर की तरफ अपना पानी ले जाने वाली, वह नदी जो है वह पश्चिमी बनास, ठीक है,
पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, इस पश्चिमी बनास का भी अपने राजस्थान के भूगोल के अंदर या हम कहें राजस्थान के धरातल के अंदर कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। और ये नदी जो है अपना पानी जो है कच्छ के रण में ले जाती है। ठीक है, बताएंगे थोड़ा कच्छ का रण। ठीक है, अब ये अपना है सिरोही जिला, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है, सिरोही की पहाड़ियाँ बोलो आप, सिरोही की पहाड़ी, या बोलो इस क्षेत्र का जो नाम है वो नया सेनबरा है, नया सेनबरा। ठीक है, ये इस नदी का उद्गम स्थल है, पश्चिमी बनास का उद्गम। ठीक है, उद्गम कौन सा होगा, सिरोही की पहाड़ियाँ बोलो या फिर बोलो नया सेनबरा। अब क्या है, इसके ऊपर राजस्थान का जो आबू शहर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ राजस्थान का आबू शहर, ठीक है, इस नदी के किनारे पर है। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है, पश्चिमी बनास के किनारे पर है। अब यहाँ से आगे इसका एक गुजरात में डिसा शहर जो है वो इसके किनारे है। ठीक है, हाँ, तो यानी राजस्थान का आबू शहर को थोड़ी बहुत मात्रा में जल की आपूर्ति होती है, अन्यथा के इसका पूरा का पूरा जो पानी है गुजरात के हिस्से में दे दिया जाता है। ये आगे जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कच्छ का रण। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि राजस्थान की जो कौन कौन सी नदियां जो हैं वो कच्छ के रण में जाती है और कौन कौन सी खंबात की खाड़ी में गिरती है। थैंक फॉर यू वाचिंग।